बार, लेकिन इस बार का अगर रूप रंग देखा जाए काफ़ी अलग है। सरकार भी काफ़ी उत्साहित है। इस प्रकार से प्रयास सरकार की ओर से भी किए गए। सारे देश ने देखा और देश इस बात का गवाह है कि इसकी पूर्व की सरकार जानबूझ करके हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लगाती थी और अन्य धर्मों के त्योहारों पर पूरी तरह से खुली छूट थी। पर महाराष्ट्र में अब नई सरकार है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की अगुवाई तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की अगुवाई में चलने वाली सरकार है। इस सरकार ने जो फैसला लिया है कि हिंदू त्यौहार दहियांडी पूरी तरह से नाचते हुए झूमते हुए मनाई जाएगी और सभी लोगों को पूरी तरह से खुली छूट दी, तो पूरी तरह से महाराष्ट्र में एक आनंद का माहौल है। भगवान कृष्ण के जन्म का ये उत्सव है, हम धूमधाम से इसे मनाएंगे। और राज्य सरकार का जो फैसला इस पूरे दहियांडी उत्सव को लेकर के है, उस फैसले को लेकर भी जो गोविंदा है, देखने वाले लोग हैं, इस खेल में हिस्सा लेने वाले लोग हैं, वे सभी लोग इस बात से बहुत ही हर्ष उन्हें हुआ है। और 2.5 वर्षों के बाद पहली बार मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदू त्यौहार बड़े अच्छे तरीके से खुशी के साथ मनाया जाएगा। कोई पाबंदी नहीं, पूरी तरह से खुशी के साथ मनाया जा रहा है। शिवसेना का कहना है कि इस बार अगर देखा जाए तो ये जो त्यौहार है उसमें कोई राजनीतिक फैसला नहीं कर रही है, लेकिन चुनाव के लिए वो उपयोग नहीं कर रही है। एक सिर्फ धर्म का त्यौहार उस तरह से मनाया जाए, लेकिन बीजेपी के आरोप है कि राजनीति कर रही है। जाम्बोरी मैदान के दहियांडी को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, हमसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपको हिंदू त्यौहार मनाना था तो आपने अनुमति क्यों नहीं ली? अनुमति लेने से आपको रोका किसने? जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने वहां पर अनुमति ली, तब जाकर के पूर्व सरकार के मंत्री और नेता जाग उठे और उन्होंने भी इस बात की सियासत को आरंभ कर दिया। अगर आपको करनी थी तो आप अनुमति लेते। अब ये तो त्यौहार मना रहे हम, किसी दल का कोई निजी कार्यक्रम नहीं है, और इतना ही हिंदू त्योहारों से प्रेम है तो आए जाम्बोरी मैदान, आकर के उस कार्यक्रम में हिस्सा लें। भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है, और इतना ही अगर हिंदू त्योहारों से प्रेम है, प्यार है, तो वर्ली में कई सारे मैदान हैं, आपको किसने रोका? जानबूझ करके जब इनका दागी चेहरा महाराष्ट्र की जनता के सामने आया, अब 2 पूरी तरह से अलग अलग चेहरे हैं। इसके पूर्व की 2.5 वर्ष जो सरकार चली वो हिंदू त्योहारों को विरोध करने वाली सरकार थी, और आज महाराष्ट्र में जो सरकार है सभी धर्मों के त्योहारों को मनाने के लिए अनुमति देने वाली सरकार है। अब ये जब पता चला कि उनका हिंदू विरोध कैसा था और ये नई सरकार का हिंदू त्योहारों के बारे में जो रुख है वह कितना पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो इससे व्यथित होकर पूर्व सरकार के मंत्री और नेता इसकी राजनीति कर। इसके साथ एक बड़ा मुद्दा ये है कि करीब 2 महीने हो गए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो अपनी सदस्यता छोड़ेंगे, लेकिन अब तक सदस्यता विधान परिषद की छोड़ी नहीं है। किस तरह से, क्या आपको लग रहा है कि अध्यक्ष अपोजिशन लीडर का पद उनके हाथ से निकल जाएगा शिवसेना के बने हुए ऐलान करने के बाद भी? अब कौन व्यक्ति विशेष अपनी सदस्यता त्याग दे या उस सदस्यता को कायम रखे, उनका निजी फैसला है, और किसी व्यक्ति विशेष के निजी फैसले पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं क्या सिंचाई घोटाला? Sir, on irrigation scam now, Chandrasekhar Bavanpale has given a statement that the case is going to reopen, which was given a clean chit to Ajit Pawar in 2019 when Devendra Fadnavis was the chief minister for the 80 years. And that the report has already been submitted by Parambir Singh, but the court hasn't taken any cognizance or not even accepted. So is it the case is going to reopen again? जहाँ तक दहियांडी को लेकर के सारे इंतज़ाम की बात है, तो घाटकोपर में देश की सबसे बड़ी दहियांडी होती है, जिसमें आज़ादी को
75 वर्ष पूरे हो गए। अमृत महोत्सव में 75 नन्हे बालक भगवान कृष्ण के वेश को धारण करते हुए भारत का नक्शा बनाएंगे और 75 नन्ही बालिकाएं भारत माता का वेश धारण करके उस भारत के नक्शे में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत का नारा हम सारे देश को देंगे। और ये हिंदू त्यौहार है, पूरी तरह से मराठी मिट्टी का जो कल्चर है, संस्कार है, उन सारे संस्कारों को लेकर के ये हंडी होगी। मुंबई महानगर पालिका में जो विगत 30 वर्षों से भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भ्रष्टाचार की हंडी कल घाटकोपरों में फूटेगी। और रहा सवाल विपक्ष के नेता अजित पवार जी के बारे में कि उनकी फाइल खुलेगी नहीं खुलेगी, इस पर हमारे दल के प्रांत अध्यक्ष बोल चुके हैं। अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो उसे डरने का क्या कारण, और यदि विपक्ष की ओर से अगर डर है और डर सामने आ रहा है तो निश्चित तौर पे दाल में कुछ काला है। सर, महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वरळीतल्या जांभूळ मैदानमधल्या दहीहंडीचा मुद्दा हा सध्या गरम आहे। कसं पाहता या दहीहंडी सणाकडे? अगोदरच्या सरकारचे नेते आणि मंत्री यांना जर जांभूळी मैदानामध्ये दहीहंडी करायची होती तर अगोदर परवानगी का नाही मागितली? तुम्हाला परवानगी मागण्यापासून कोणी रोखलं होतं? घ्यायची होती परवानगी, आनंदानं साजरी करायची होती, पण स्वतःहून परवानगी मागायची नाही आणि नंतर मग भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांनी त्या ठिकाणी परवानगी मागितली, त्यांना परवानगी मिळते, तर मग पोटात दुखण्याचं कारण काय? आणि जर एवढंच हिंदू सणांविषयी प्रेम असेल तर सगळ्यांनी यावं जांभूळी मैदानात। हा काही कुठल्या पक्षाचा राजकीय कार्यक्रम नाही आहे, आपल्या हिंदूंचा सण आहे, त्या सणात सहभागी व्हावं। आणि जर सहभागी व्हायचं नसेल, तुम्हाला राजकारण जर करायचं असेल तर तुमचं राजकारण तुम्हाला लखलाभ लाभो। बाजूला अनेक मैदान आहेत, त्या मैदानावर करा, तुम्हाला कुणी रोखलं? पण स्वतः 2.5 वर्ष हिंदू सणांना परवानगी दिली नाही। मागच्या वर्षी आम्हाला दहीहंडी करू दिली नाही, मला तर घराच्या बाहेर सुद्धा पडू दिलं नाही पोलिसांनी। त्यात पोलिसांचा दोष नाही आहे, अगोदरच्या सरकारचा दोष आहे। आता यावेळेस जेव्हा हे नवीन सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात, आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वात जर हिंदू सणांना खुली परवानगी देत आहे, बिंदास साजरे करा, कुठलेही नियम नाहीत, निर्बंध नाहीत, सगळ्यांच्या मनामध्ये जी भावभावना आहे त्याला जर हे नवीन सरकार जर त्या पद्धतीने परवानगी देत असेल तर जुन्या सरकारच्या नेत्यांना पोटात दुखण्याचं कारण काय? एकच कारण, त्यांचा हिंदू विरोधी चेहरा हा महाराष्ट्रापुढे आणि देशापुढे उघडा पडलाय। म्हणून जांभोरी मैदानावरून ते राजकारण करण्याचा प्रयत्न करतात। यावर्षी घाटकोपरला आम्ही देशातली सगळ्यात मोठी दहीहंडी आयोजित करतो, याही वर्षी आहे। आणि मुंबई महानगरपालिकेमध्ये गेली 30 वर्ष जो राज्यकर्त्यांनी BMC मध्ये कोट्यावधी रुपयाचा भ्रष्टाचार केला, त्या भ्रष्टाचाराची हंडी आम्ही उद्या घाटकोपरला फोडणार। सिंचन घोटाळ्या संदर्भात जो मुद्दा आला आहे तो महत्त्वाचा आहे आणि न्यायालयात हे प्रकरण गेलं होतं, मात्र न्यायालयाने ते मान्य केलं नव्हतं असं समोर आलेलं आहे। कसं आता पुन्हा एकदा हा घोटाळा उघडकीस येईल? राहिला प्रश्न सिंचन घोटाळ्याचा, जर कोणी काही चूक केली नसेल, काही गैरव्यवहार केले नसतील, काही वावगं केलं नसेल तर विरोधी पक्षामध्ये घबराटीचं वातावरण काय? आणि जर त्यांच्यामध्ये भयाचं वातावरण असेल तर निश्चितपणे त्याचा सुस्पष्ट अर्थ असा आहे की दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। आणि आता हे बदललेलं सरकार आहे, हे कुठल्याही भ्रष्टाचाराला पाठी न घालणारं सरकार आहे। आणि या बाबतीमध्ये उचित वक्तव्य आमचे प्रांत अध्यक्ष आदरणीय प्रांत अध्यक्षांनी बाबतीत केलंय। थँक्यू सर। थँक्यू।
संदेश अरे इधर उधर दाएं बाएं मत घूम भाई। ज्या पद्धतीने मुंबईतल्या दहीहंडी उत्सवाला रंग भरत चालला आहे तसा काहींच्या चेहऱ्यावरचा रंग उडायला लागला आहे. 2.5 वर्ष ज्यांचं सरकार होतं ते ठाकरे साहेबांच्या सरकारमध्ये चालणारी लोक आम्ही मुंबईसाठी, आम्ही मराठी माणसासाठी, आम्ही हिंदुत्वासाठी, आम्ही हिंदू सणांसाठी याच्या राणा भीमदेवी थाटात गप्पा करायचे. पण गेल्या 2.5 वर्षामध्ये हे सगळे सण, सगळी मंदिरं आणि दहीहंडी, गोविंदा आणि गणेशोत्सव आणि नवरात्री याच्यावर मर्यादाने बंदी घालत होते. आज ज्या वेळेला या मर्यादा आणि बंदी फडणवीस आणि शिंदेंच्या सरकारने उठवल्या, मोठ्या प्रमाणात जनतेची सहभागिता यायला लागली, तसं पुन्हा एकदा स्वतः शिवसेनेचा खरा रंग हा लोकांसमोर दिसू लागला. वरळीमध्ये भारतीय जनता पार्टी दहीहंडी करते म्हटल्यानंतर शिवसेनेला जाग आली की आता आम्ही कुठे करायचं. हे उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे. आणि जी वरळी आमची म्हणतात, आकडे समोर आलेत. निष्ठेसाठी प्रतिज्ञापत्र घ्यावी लागत आहेत. स्वपक्षाच्या निष्ठेसाठी प्रतिज्ञापत्र गोळा करण्यामध्ये मुंबईत वरळी सगळ्यात शेवटून क्रमांक 1. 2,000-2,500 लोकांनी वरळीमध्ये आम्ही शिवसेनेसोबत असं प्रतिज्ञापत्र दिलं नाही. आणि म्हणून आमच्या जीवावर जे जिंकले त्यांचे गड आता गडगडून खाली पडतील, हे चित्र मुंबईत दिसत आहे. अशी जी मुंबईमध्ये 2 जणांचा मृत्यू झालेला आहे खड्ड्यामुळे, कसं बघता या सगळ्या घटनेकडे? अतिशय दुर्दैवानी, केवळ वेदना नाही, याच्यातनं चीड निर्माण होते. ज्या मुंबई महानगरपालिकेकडे या मुंबईचा सगळा कारोबार गेली 25 वर्ष या मुंबई एका परिवार आणि एका पक्षाकडे राज्य आहे. आता सांगतील आमच्या अखत्यारीत आहे की नाही. अपूर्ण मुंबईवर तुमचं राज्य होतं ना. खड्डा वाचवायला गेले आणि मृत्यूच्या विळख्यात पडले. ही मुंबईकरांची अवस्था मुंबईवर राज्य करू म्हणणाऱ्या शिवसेनेमुळे झाली आहे आणि त्याची चीड लोकांच्या मनामध्ये आहे. अशी जी वरती तुम्ही आता 2 माईकचा उल्लेख केला, परत 2-2 माईक लावलेले काही ठिकाणी, ते नेमके कसे काय आहे? मी आज सदनामध्ये हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. माननीय विधानसभा अध्यक्ष हे विधानसभेतील सर्व सदस्यांच्या अधिकारांचे संरक्षक आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत बसणारा सन्माननीय सदस्य, मग तो कुठल्याही पक्षाचा असला तरी संपूर्ण महाराष्ट्राचा समानतेने विचार करतो. त्यांचे अधिकार समान, त्यांचे प्रिव्हिलेजेस समान. मुंबईकर नाही, महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या सर्व सदस्यांकडनं अपेक्षा समान. मग या सदनामध्ये असमानता का? केवळ 3 सदस्यांना 2 माईक आणि बाकीच्या सर्व सदस्यांना एकच माईक, ही व्यवस्था का? या असमानतेच्या मागे काही गूढ आहे का? दुसरा माईक बाहेर कोणी ऐकतंय का? या 3 सदस्यांवर कोणी बाहेरना पाळत ठेवतंय का? या सदस्यांच्या दुसऱ्या माईकवरना वेगळं कोणी रेकॉर्डिंग करतंय का? म्हणून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेता यांच्यात 2 माईकची व्यवस्था का? हा प्रश्न हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे मी उपस्थित केला. माननीय विधानसभा अध्यक्षांनी याची सखोल चौकशीने माहिती मी घेऊन त्याची माहिती आपल्याला देतो असं मला आश्वासित केलेलं आहे. हिंदी में आशीष जी हिंदी में जानना चाहेंगे कि माइक को लेकर जो आपने मुद्दा उपस्थित किया, क्या है ये पूरा मामला और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा? मैंने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से माननीय विधानसभा अध्यक्ष को यह ध्यान ला दिया कि आप विधानसभा के अध्यक्ष हो, हम सभी सदस्यों का अधिकार
संरक्षित करना ये आपका काम है, आप बखूबी उसको करते हैं। इस सदन में बैठे हुए सदस्य चाहे वो कोई भी दल के हो, उनको समान अधिकार है, उनको समान संरक्षण है, उनके अधिकारों के साथ प्रिविलेजेस भी समान है। सभी समानता से संपूर्ण महाराष्ट्र का विचार करते हैं। महाराष्ट्र की जनता इन सभी सदस्यों को समान स्वरूप में देखती है, लेकिन ऐसी असमानता क्यों कि सदन में केवल 3 सदस्यों को 2 माइक और बाकी सभी सदस्यों को 1 माइक, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय विपक्ष के नेता, इन्हीं को 3 माइक क्यों और बाकी सभी सदस्यों को असमानता के तहत 1 ही माइक क्यों? इसके कारण कई प्रश्न निर्माण होते हैं। क्या इन सदस्यों की बात विशेष लोगों को सुनाने के लिए दूसरा माइक है क्या? क्या इन 3 सदस्यों का माइक विशेष रूप से उनकी बातों को रिकॉर्ड करने के लिए है क्या? क्या इन 3 सदस्यों को ऊपर कोई विशेष रूप से जांच रख रहा है क्या? और उस बातों का स्पष्टीकरण विधानसभा अध्यक्ष दे। विधानसभा अध्यक्ष ने मुझे उत्तर के स्वरूप में कहा कि इसकी जांच मैं करूंगा, सभी जानकारी लूंगा और फिर आपको उसके बारे में अवगत कराऊंगा। आपसे जानना चाहूँगा सर, वर्ली में जिस तरह से दही हंडी का आयोजन किया जा रहा है, शिवसेना इसे राजनीति के तौर पे देख रही है और आप लोग आदित्य ठाकरे के विधानसभा क्षेत्र में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? संपूर्ण मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का काम है, हम किसी का गढ़ मानते नहीं। सम्माननीय आदित्य ठाकरे जी भी भारतीय जनता पार्टी के वोट पर चुनकर आए और उसके कारण वहाँ पर भी भाजपा का जलवा चलेगा और पूरे मुंबई में 327 जगह पर भारतीय जनता पार्टी गोविंदा भी करेगी। हमने देखा पूरे मुंबई में शिवसेना उद्धव जी की जो पार्टी है वो एफिडेविट ले रही है कि हम शिवसेना के साथ, और उस एफिडेविट का जो संचय बन रहा है उसमें सबसे नीचे वर्ली का नंबर आता है। 2-2.5 हजार वर्ली के लोगों ने हम शिवसेना के साथ ये कहा है, उतना एफिडेविट दिया है। अन्य विधानसभा के तुलना में वर्ली में उद्धव जी की शिवसेना नीचे है। जो गढ़ मानते थे वो नीचे गिर जाएंगे, ये स्थिति अब विधानसभा में बन रही है। आशीष जी, बीजेपी के नेता कल से ही जो ट्वीट कर रहे हैं, जैसे मोहित कंबोज हो या दूसरे लोग हों, कि एक बड़ा नेता और जेल में जाने वाला है और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अजीत पवार के ऊपर या दूसरे नेताओं के ऊपर जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? और क्या विपक्ष कह रहा है ईडी और इनकम टैक्स के जरिए सरकार जानबूझ के दबाव बना, जबकि 2024 में सरकार के सामने कोई विपक्ष न रहे? देखिए, जिसको तकलीफ है वही चिल्लाएगा। मोहित कंबोज जी का स्ट्राइकिंग रेट 100% है। उन्होंने अपना ट्वीट डाला है तो इनके पेट में एनसीपी के दर्द क्यों हो रहा है? कौन अंदर जाएगा और किसको अंदर डालना, ये एजेंसियों का काम है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। और इस बात का मैं समर्थन भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी का नाम भी नहीं लूँगा। लेकिन मोहित कंबोज ने जो बोला उससे कारण जिसके मन में डर पैदा होता है, शायद उनके मन का डर उनको गुनहगार साबित करने के लिए ज़रूरी होगा। सर, खड्डों को लेकर एक सवाल है कि मुंबई में खड्डे की वजह से कल 2 लोगों की मौत हुई, इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही और जिस सड़क पर हादसा हुआ वो राज्य सरकार के अंडर में आता है। कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि खड्डों को लेकर सीएम ने पहले बारिश में पहले ही रास्तों के खड्डे भरने चाहिए? पूरे मुंबई में 25 साल से शिवसेना का राज है। बारिश आने के पहले भी शिवसेना का ही राज था। पूर्व तैयारी शिवसेना के राज में क्यों नहीं की गई? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने काम को अगर बखूबी सरकार में बैठे हुए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लोगों ने किया होता तो ये दुर्भाग्यवश आज खड्डों को बचते बचते अपनी जान गंवानी पड़ी, ये स्थिति न होती। आपकी भी सरकार से हमारी चेतावना है, अपने खड्डों को भरने का काम समय के अंदर ही पूरा हो और सही मायने में हो। पूरी विधान परिषदेमध्ये गुलाबराव पाटील मंत्री निलम गोरे सभापती काही बोल सुनावलेले आहेत की तुम्ही चौकात उभे नाही आहात, तुम्ही सभागृहात उभे आहात आणि तुम्ही तुमच्या घरात असल्यासारखं तुम्ही बोलू नका आणि तुम्ही तुमचं घर नाही आहे,
असं करून त्यांना खाली बसायला लावलं. हा सगळा प्रकार काय तुम्ही काय सांगाल? व सन्माननीय तालिकेवर बसलेल्या मंत्री तुम्ही तुमच्या घरच्या सन्माननीय तालिकेवर बसलेल्या उपसभापती असो वा तालिका असो यांनी दिलेल्या निर्णयावर सर्वसाधारणतः आक्षेप आम्ही घेत नाही, घेणार नाही. पण ज्या पद्धतीची माहिती आपण समोर आणली आहे त्या पद्धतीच्या अपेक्षा करणं याबद्दल सर्वसाधारणतः गुलाबरावांबद्दल मी म्हणत नाही, डिकोरम पाळलाच पाहिजे. गुलाबरावांनी तो पाळलाच असेल, पण हे निर्देश देणाऱ्या उपसभापती यांनी सुद्धा आपण एका पक्षाचे सदस्य असल्यासारखं चॅनेलवर जाणं, वर्तमानपत्रांच्या इंटरव्ह्यू देणं, वर बसून निर्देश देणं याबद्दलचं आत्मचिंतन सुद्धा करावं. ही भावना काही सदस्यांची आहे आणि त्याबद्दल सुद्धा त्यांनी चिंतन करावं. ज्या पद्धतीने मोहित कंबोज यांनी ट्विट केलं त्यानंतर असा आक्षेप घेऊ लागला येतो की तुम्ही ईडीचा धाक दाखवताय लोकांना. ज्याने पाप केलं असेल त्याला ईडीची भीती असेल. यामध्ये सरकारने काही भूमिका घेतली नाही, सत्ता पक्षाने घेतली नाही. एक ट्विट मोहित कंबोजनी घेतल्यावर यांच्या मनात धडकी का भरली, यातच गुन्हेगारी लपली आहे का, हा आमचा सवाल आहे. बाळासाहेब थोरात यांचे दोन आज महत्त्वाचे वाक्य ते म्हणतात की एक वॉशिंग पावडर आणि वॉशिंग मशीन यांनी तयार केलेली होय, सागर आणि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्राच्या राजकारणात भ्रष्टाचारांना दूर करण्याची वॉशिंग मशीन घेऊनच उतरल्या. तुम्ही जर पाप केलं नसेल तर घाबरायचं कारण नाही. किंबहुना अशी वॉशिंग मशीन बाळासाहेब काँग्रेसने घेतली पाहिजे. महाराष्ट्रातून भ्रष्टाचाराचा नायनाट करण्याची वॉशिंग मशीन बाळासाहेब तुमच्यात घेण्याची हिंमत का नाही, हा आमचा सवाल आहे. विरोधी पक्ष 50 ठोके आणि सगळं ओके म्हणतात, पण त्याचबरोबर ते म्हणतात की निधीमध्ये पुरवणी मागण्यांमध्ये भाजप एकनाथ शिंदेजीची शिवसेना आणि भाजप यामध्ये हा भेदभाव नाही. विरोधी पक्षाने जरूर हा भेदभाव ते सत्तेत असताना केला आणि त्यामुळे खाई त्याला खवखव अशी आत्ता राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेची स्थिती आहे. मुख्यमंत्री आज त्यांना बरेच जण पालघरच्या मुद्द्यावरती असेल किंवा परिचारिकांच्या मुद्द्यावरती असेल त्यांना प्रश्न विचारले गेले, परंतु त्यांच्याकडे बऱ्याचशा प्रश्नांची उत्तरं नव्हती. आपण सुद्धा त्यांनी उत्तरं दिलेली आहेत. सदनात दिलेल्या उत्तरावर विधानसभा अध्यक्षांनी समाधान व्यक्त केलेलं आहे. बोरीवलीची घटना खूपच दुर्दैवी आहे. मुंबई महापालिका आपण जर तिथे 2 जणांचा मृत्यू झाला, खड्डा वाचत असताना नवरा बायको. मला असं वाटतं खड्डे बुजवणं, वेळेमध्ये त्याची रचना लावणं, पूर्वतयारी करणं हे सगळं राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असेल तर राज्य सरकारने केलं पाहिजे. महापालिकेच्या अखत्यारीत असेल तर महापालिकेने केलं पाहिजे. खड्ड्यांवरच्या दुर्दैवी मृत्यूवर राजकारण होता कामा नये. पण विषय पूर्वतयारीचा आणि पूर्ण तयारीचा असल्यामुळे ती जर महाराष्ट्र विकास आघाडी आणि महापालिकेत शिवसेनेने केली असती तर ही स्थिती झाली नसती. आताच्याही सरकारला आमचा सवाल आहे की या खड्ड्यावरचा उतारा तुम्हाला द्यावाच लागेल.